वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज आपके लिए एक मैं बहुत ही शानदार क्लास डी का एम्पलीफायर लाया हूं जो कि IRS 2092 IC पर बेस्ड है और 500 प्लस 500 वॉट RMS की आउटपुट ये देता है। और ये जो बोर्ड है अपने आप में आप देख रहे हैं कि एक फुली कंप्लीट बोर्ड है, यानी कि इनपुट सेक्शन से लेकर यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल से लेकर और यहाँ पर XLR इनपुट्स और स्पीकर कनेक्टर सभी कुछ आपको बिल्कुल रेडीमेड मिल जाता है। एक भी सोल्डिंग आपको इस बोर्ड में करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इस बोर्ड को लेना है और एक प्रॉपर कैबिनेट में इनक्लोजर में डाल देना है और आपके पास एक बहुत ही तगड़ा 500 प्लस 500 वॉट का प्रोफेशनल क्लास डी एम्पलीफायर तैयार हो जाएगा। वैसे तो ये एम्पलीफायर फुली प्रोफेशनल यूज के लिए बनाया गया है, लेकिन आजकल आप देख ही रहे होंगे कि काफी पावरफुल सबवूफर्स और स्पीकर्स वगैरह होम यूज में भी कई लोग लेते हैं। उस केस में इस एम्पलीफायर को हम होम यूज में भी ले सकते हैं। बोर्ड यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, पूरे सभी कनेक्टर्स इसमें लगे हुए हैं प्रॉपर। मैं थोड़ी देर के लिए इन कनेक्टर्स को निकाल देता हूँ। ये स्पीकर का कनेक्टर है, मैंने निकाल दिया। सिंस ये एक इम्पोर्टेड एम्पलीफायर है तो इसकी बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशंस नेट पर अवेलेबल नहीं है। मैंने जो भी सर्च किया उसमें 500 प्लस 500 वॉट का स्पेसिफिकेशन मिला, लेकिन IRS 2092 IC का डेटाबेस अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस IC का यूज करके 1000-2000 वाट तक के एम्पलीफायर भी बना सकते हैं। लेकिन इसकी पावर सप्लाई की वोल्टेज को जब मैं मेजर करूंगा तो पता चल जाएगा कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। और यकीन मानिए कि इस एम्पलीफायर को जब आप यूज करेंगे तो बिल्कुल अमेजिंग एम्पलीफायर है, जबरदस्त एम्पलीफायर है। और इस प्राइस रेंज में इस तरह का बोर्ड, कंप्लीट बोर्ड मिलना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि क्लास डी एम्पलीफायर अभी कुछ दिनों तक इंडियन मार्केट में ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे, और जो भी इंडिया की रिप्यूटेड कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, किसी के पास भी प्रोफेशनल क्लास डी एम्पलीफायर नहीं था। बहुत सारे लोग क्लास डी एम्पलीफायर बेचते हैं, लेकिन वो सारे एम्पलीफायर इंपोर्टेड होते हैं। कोई भी प्रोफेशनल क्लास डी एम्पलीफायर इंडिया में नहीं बनता है। लेकिन अभी रिसेंट में आहूजा ने कुछ क्लास डी एम्पलीफायर लॉन्च किए हैं जिनका रिस्पांस काफी अच्छा मिला है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि उन एम्पलीफायर्स में भी इसी IRS 2092 चिप का यूज किया गया है। और इसी IRS 2092 चिप को अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में यूज करके, यानी कि नंबर ऑफ मॉसफेट्स इंक्रीज करके और ड्राइवर ट्रांजिस्टर इसके इनपुट पे लगा के इसकी आउटपुट को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनली ये एम्पलीफायर क्लास डी वाले सक्सेसफुल नहीं है, काफी सक्सेसफुल एम्पलीफायर है और काफी दिनों से मार्केट में चल रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे डिस्क्रीट टाइप के क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड मिलते हैं, अलग अलग लोग असेंबल करके बनाते हैं, लेकिन मैं उनको कभी रिकमेंड नहीं कर सकता। सारे लोग कॉपी करके इधर उधर की वेबसाइट से बना रहे हैं, किसी का भी अपना यूनिक आइडिया नहीं है। और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्लास डी एम्पलीफायर में होती है जिसको बोलते हैं डेड टाइम। तो जिस तरीके से क्लास ए बी एम्पलीफायर में आपका बायसिंग दी जाती है ट्रांजिस्टर को, ताकि ट्रांजिस्टर फुली ऑफ ना हो, उनका कंडक्शन हमेशा होता रहे ताकि हमें डिस्टॉर्शन ना मिले, उसी तरीके से क्लास डी एम्पलीफायर में ये दोनों मॉसफेट्स पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन में काम करते हैं। और एक जब ऑन होता है तो दूसरा ऑफ होता है, लेकिन एक मॉसफेट के ऑफ होने और दूसरे मॉसफेट के ऑन होने के बीच में जो टाइम गैप होता है उसको हम डेड टाइम बोलते हैं। डेड टाइम क्लास डी एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन और एफिशिएंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। डेड टाइम जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा डिस्टॉर्शन मिलेगा और एफिशिएंसी आपके एम्पलीफायर की कम होगी। डेड टाइम जितना कम होगा उतना ही कम डिस्टॉर्शन मिलेगा और एम्पलीफायर की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन आप सोचेंगे कि इस कंडीशन में फिर हम डेड टाइम को बहुत कम क्यों नहीं कर सकते। अभी तक जितने भी अच्छे एम्पलीफायर्स क्लास डी के आते हैं, बहुत अच्छे एम्पलीफायर, उसमें 15 नैनो सेकेंड से कम की डेड टाइम आपको नहीं मिलती। अगर आपने डेड टाइम बहुत कम किया तो एक मॉसफेट के फुली ऑफ होने से पहले ही दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, यानी कि एक कंडीशन ऐसी होगी जब दोनों मॉसफेट्स आपके ऑन होंगे, उस कंडीशन में आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव पावर सप्लाई इन मॉसफेट्स के थ्रू शॉर्ट हो जाएगी और उस कंडीशन में आपके स्पीकर पर भी बहुत ज्यादा करंट जाने लगेगा और आपका स्पीकर उड़ जाएगा और सप्लाई शॉर्ट होने की वजह से या तो आपकी सप्लाई उड़ जाएगी या तो आपके आउटपुट मॉसफेट उड़ जाएंगे। तो ये डेड टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है और जो भी इंजीनियर इन एम्पलीफायर को बनाते हैं इसमें कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू के हिसाब से हम डेड टाइम डिसाइड करते हैं। और जो डिस्क्रीट वाले एम्पलीफायर्स मार्केट में मिल रहे हैं लोकली, उसमें डेड टाइम क्या है, क्या TSD है, क्या डिस्टॉर्शन है, ये सारी चीजें हमें पता नहीं रहती हैं। तो कम से कम अगर आप एक ऐसा एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं जो अच्छे कंपोनेंट यूज कर रहा है और अच्छे ब्रांड की क्लास डी एम्पलीफायर IC यूज कर रहा है या ड्राइवर IC यूज कर रहा है, तो उसमें कुछ आपको श्योरिटी रहेगी कि अच्छी क्वालिटी का ऑडियो आपको मिलेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक क्लास डी एम्पलीफायर यूज करते हैं तो IRS 2092 IC पर बना है क्लास डी एम्पलीफायर ही प्रोफेशनल ऑडियो में यूज कीजिए। बाकी होम ऑडियो के लिए TPA सीरीज की ICs आपके पास बहुत सारी हैं,
तो अब आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि जब आहूजा जैसा ब्रांड इसी 2092 आईसी को यूज करते हुए अपना पहला क्लास डी एम्पलीफायर लॉन्च करता है तो ये आईसी अपने आप में कितनी बेहतरीन है। जब भी हम क्लास डी एम्पलीफायर या कोई भी एम्पलीफायर बनाते हैं तो मेन प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं कि पावर सप्लाई कहाँ से लाएं, मेन एम्पलीफायर कहाँ से लाएं, प्री एम्पलीफायर कहाँ से लाएं, सारी चीजों को असेंबल करना है, सारी चीजों को कनेक्ट करना है। उसके बाद भी अर्थिंग, ग्राउंड लूप वगैरह की समस्या आती है। इसके अलावा महंगा ट्रांसफार्मर, महंगे पावर कैपेसिटर्स, ये सारी चीजें हमें खरीदनी पड़ती है। क्लास डी एम्पलीफायर में आप जानते ही हैं कि एसएमपीएस पावर सप्लाई हो तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि पीक पावर डिमांड इनकी बहुत ज्यादा होती है और पीक पावर डिमांड जब हम ट्रांसफार्मर से देते हैं तो वोल्टेज सैगिंग करने लगती है, उसकी वजह से हमें पीक पावर नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर एक ही बोर्ड में आप देख रहे हैं कि पावर सप्लाई और रेक्टिफायर, उसके बाद मेन एम्पलीफायर सेक्शन, प्री एम्पलीफायर सेक्शन, सारा कुछ इनबिल्ट करके दे दिया गया है। यहाँ से हम इसका एसी इनपुट देंगे तो यहाँ पे 2 पिंस लगी हुई हैं, स्पेड टाइप के कनेक्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर एसी देना है, यहाँ पर एसी देना है। अगर आप सेम इनक्लोजर में कुछ और ट्रांसफार्मर वगैरह लगा रहे हैं या पावर इंडिकेटर एलईडी वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप जम्पर लगा सकते हैं। इस एम्पलीफायर में ये जो बोल्ट है, यहाँ पर आपके ये कैपेसिटर के थ्रू अर्थ दिया गया है। तो आपने देखा होगा कि एसएमपीएस की पावर सप्लाई जब भी हम यूज करते हैं तो उसकी कैबिनेट को अगर हम छूते हैं तो थोड़ी सी हमारी बॉडी में झंझनाहट महसूस होती है। ऐसे केस में जब भी आप इस एम्पलीफायर को यूज करें, 3 पिन वाले वायर आपको यूज करने हैं और अर्थिंग आपको इस बोल्ट पे लगा देना है और आपके घर की पावर सप्लाई में प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए। तो इस तरह का 3 पिन का पावर कार्ड अगर आप यूज करेंगे और अगर आपके घर में प्रॉपर अर्थिंग किया हुआ है तो बॉडी या एनक्लोजर को छूने से कोई भी झंझनाहट की समस्या आपको नहीं मिलेगी। एसी सेक्शन ये हो गया। यहाँ पर एक एनटीसी लगी हुई है जो कि सॉफ्ट स्टार्ट का काम करती है और यहाँ पर कॉमन मोड चोक भी लगा हुआ है ताकि अगर आपके मेंस में कोई भी नॉइज आ रही है तो वो आपके एम्पलीफायर में एंटर मत हो पाए। उसके बाद आपके ये मेंस के फिल्टर आ जाते हैं जो कि काफी अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं, 680 माइक्रोफैरेड 250 वोल्ट के। यहाँ पर प्रॉपर ब्लीडर रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है ताकि मेंस से निकालने के बाद आपके कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाए। इसके बाद ये पावर सप्लाई हमारे इन मॉसफेट्स में चली जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ओरिजिनल विषय के IRFP 460 मॉसफेट्स यूज किए गए हैं और इनको ड्राइव करने के लिए IR2153 अगेन इंटरनेशनल रेक्टिफायर की तरफ से ये एक एसएमपीएस की आईसी है जो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है, जो कि आपके मॉसफेट्स के गेट में जाता है और हाई फ्रीक्वेंसी की एसी जनरेट करता है और वो एसी आपके इस ट्रांसफार्मर में जाती है और फिर से डायोड से रेक्टिफाई होकर डीसी बन जाती है। तो बहुत ही बढ़िया एसएमपीएस सेक्शन बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर देख रहे हैं एक ऑप्टो कपलर यूज किया गया है फीडबैक के लिए, यानी कि पावर सप्लाई में जो भी फ्लक्चुएशन होगी उसके बावजूद भी इसकी आउटपुट फिक्स रहेगी। डायोड दिए गए हैं, यहाँ पर जाके डुअल सप्लाई आपकी बन जाती है। अगर आप प्री एम्प वगैरह यूज करना चाहें आपको यहाँ पर आराम से +-15 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट भी अवेलेबल है, कुछ फैन वगैरह अगर आप चलाना चाहें। और क्लास डी एम्पलीफायर की जान होती है उसकी आउटपुट कॉइल, आप जानते ही हैं। तो यहाँ सील्ड टाइप की आउटपुट कॉइल यूज की गई है जो कि सबसे टॉप नॉच है। अब इससे बढ़िया कॉइल क्लास डी एम्पलीफायर में नहीं आती है। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि इसी तरीके के बोर्ड बहुत सारे प्रोफेशनल ऑडियो एम्पलीफायर्स में भी यूज होते हैं। बेहरिंगर के एम्पलीफायर है और बहुत सारे ब्रांडेड एम्पलीफायर में भी इसी तरीके के बोर्ड यूज होते हैं। और इस तरीके के बने हुए बोर्ड के एम्पलीफायर को अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको काफी कॉस्टली मिलेगा। 8000 रुपीज के आसपास में ये बोर्ड अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से अगर आप 2000 का एनक्लोजर मान लें और बाकी सारी चीजें तो 10,000 रुपए में आपका 1000 वाट का एम्पलीफायर बन के तैयार हो जाएगा जो कि ब्रांडेड एम्पलीफायर के कंपेरेबल होगा। अभी यहाँ मैं आ जाता हूँ इसके मेन एम्पलीफायर सेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए IRS 2092 चिप एक यहाँ पर है और एक इस साइड में यूज की गई है। और ये एम्पलीफायर चिप आपके 2 मॉसफेट्स को ड्राइव कर रही है और ये मॉसफेट्स हैं IXQT50N25T। ये बिल्कुल ओरिजिनल मॉसफेट्स हैं, IXYS कंपनी के हैं, मेड इन कोरिया है और बहुत ही ज्यादा पावर को ये हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे सस्ते एम्पलीफायर जो होते हैं IRS 2092 की, जैसे कि ये बोर्ड मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये भी बोर्ड काफी अच्छा है। लेकिन इस बोर्ड से अगर कंपेयर किया जाए तो इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है। यहाँ पर मॉसफेट्स छोटे यूज किए गए हैं, अंदर के साइड में है, उसी के अकॉर्डिंग इसकी पावर में लिमिटेशन है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रॉपरली हैवी ड्यूटी मॉसफेट्स यूज किए गए हैं। इस वजह से हमारा एम्पलीफायर बहुत ही रोबस्ट हो जाता है और इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। वैसे तो जब मैंने इस एम्पलीफायर को यूज किया, काफी देर तक यूज किया, काफी हाई लेवल पे यूज किया, तो मुझे हीट सिंक में कोई भी हीट नहीं दिखाई दी। मैंने जो स्पीकर इसके साथ टेस्ट किए वो 8 ohms के थे, मे बी 4 ohm पर कुछ हीटिंग दिखाई दे। वैसे भी IRS 2092 की एफिशिएंसी 95% के करीब में है, तो बहुत ज्यादा हीट आपको नहीं मिलने वाली है। लेकिन क्लास डी एम्पलीफायर के अकॉर्डिंग इसमें काफी तगड़ी हीट सिंक दी गई है
और यहाँ पर आपको दो फैन के कनेक्शन भी दिए गए हैं जो कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड फैन है। एक फैन आप इनक्लोजर में लगा सकते हैं और एक फैन डायरेक्टली अगर आप एक हीट सिंक के ऊपर यहाँ पे कहीं लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और इस हीट को सेंस करने के लिए देखिए यहाँ पर एनटीसी लगा हुआ है जो कि आपके हीट सिंक का टेम्परेचर बढ़ने पर अपने आप आपके फैन को ऑन कर देगा। अब इसके इनपुट सेक्शन की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया गया है। सबसे पहली बात यह है कि इसमें XLR इनपुट है, यानी कि बैलेंस्ड ऑडियो आप दे सकते हैं। बैलेंस्ड ऑडियो में आप जानते हैं कि नॉइज कम मिलती है और काफ़ी लंबे वायर्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है मोनो और स्टीरियो का। इसको दबाने से किसी भी एक इनपुट पर इनपुट देने से वो इनपुट दोनों चैनल्स पे जाने लगता है और एज ए मोनो एम्पलीफायर आपका ये एम्पलीफायर काम करता है। प्री एम्प सेक्शन की कुछ और भी खासियत है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपोनेंट आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये कंपोनेंट मुझे लगा कि रिले है, लेकिन ये रिले नहीं है। ये रेजिस्टेंस और LDR का कॉम्बिनेशन है और इसको यूज़ करते हुए इन्होंने एक कंप्रेसर बनाया है। कंप्रेसर सर्किट इसके प्री एम्पलीफायर में इनबिल्ट है ताकि अगर आपका हाई लेवल का इनपुट गलती से भी चला है तो आपके एम्पलीफायर को डैमेज ना करे। तो इस तरीके से इनपुट पर आप देखें तो 4 हमारे ऑप एम्प लगे हुए हैं। ये 5532 है और ये छोटे वाले ऑप एम्प TL072 है और ये LM393 IC है, टेम्परेचर सेंसर IC है। ये फैन वगैरह को ऑन करने के लिए है और ये इसका वॉल्यूम कंट्रोलर का बोर्ड है। यहाँ पर हर सेक्शन के लिए 3 LEDs भी लगी हुई हैं। तो एक आपकी पावर LED है, इसी LED का कलर चेंज हो जाएगा प्रोटेक्शन मोड में अगर आपका बोर्ड आता है तो पावर और प्रोटेक्शन दोनों ये बताती है। और ये क्लिप LED है, आपके इनपुट का लेवल अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो क्लिपिंग सिग्नल ये दिखाने लगेगा, तो आप वॉल्यूम कंट्रोल का लेवल कम कर सकते हैं। और ये सिग्नल LED है, यानी कि जिस तरीके से आपका सिग्नल आ रहा है उसी तरीके से ये LED लाइट अप होके आपको इंडिकेट करेगी। कई लोग इस तरह के बोर्ड को लेने में एक क्वेश्चन उठाते हैं कि रिपेयरेबिलिटी का क्या इशू है। देखिए, ये चीज़ें वैसे तो नॉर्मली ख़राब नहीं होती हैं जब तक कि आप मिसयूज़ नहीं करेंगे या जब तक आपके यहाँ कोई बहुत ज़्यादा वोल्टेज फ्लैक्चुएशन, पावर फ्लैक्चुएशन या शॉर्टिंग वगैरह नहीं होती है। तो नॉर्मली इस बोर्ड में इतने टाइप के प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, ओवर टेम्परेचर, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, शॉर्टिंग, सारी चीज़ें प्रोटेक्शन दी हुई है। लेकिन फिर भी अगर आपका बोर्ड किसी वजह से ख़राब हो जाता है तो जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि SMD कंपोनेंट्स है इसमें, और आजकल धीरे धीरे एम्पलीफायर में SMD कंपोनेंट्स आ रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। तो अगर आपके पास प्रॉपर हीट गन है या किसी मैकेनिक के पास हीट गन वगैरह है तो आराम से इन ICs वगैरह को निकाल के चेंज किया जा सकता है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये मॉसफेट्स भी मिल जाएंगे, ICs भी मिल जाएंगी, ऑप एम्प भी मिल जाएगा, SMD कैपेसिटर, रजिस्टर सभी कुछ आपको मिल जाएंगे। तो सारा कुछ इसमें रिपेयरेबल है। तो इस एम्पलीफायर की टेस्टिंग मैं आपको आगे दिखाता हूँ। बहुत तेज वॉल्यूम पे मैंने किया और इतनी ज़्यादा पावर इस एम्पलीफायर के अंदर है और मेरे स्पीकर्स भी काफ़ी पावरफुल हैं कि लगभग 10 मिनट की लिसनिंग करने के बाद मेरे कान लगभग 10 मिनट तक कानों में विस्लिंग होती रही। उतने तेज़ लेवल पर लिसनिंग नहीं करनी चाहिए किसी को, बट मुझे टेस्ट करना था इसलिए मैंने उतने तेज़ वॉल्यूम में इसे टेस्ट किया। जिस समय मैं टेस्ट कर रहा था कोई भी हीटिंग, कोई भी नॉइज, कोई भी ऑसिलेशन, कुछ भी इंडिकेशन मुझे नहीं मिला। तो अभी मैं इसकी पावर सप्लाई चेक करने जा रहा हूँ। 94.1 प्लस का, 94 वोल्ट माइनस का, प्लस माइनस 94 वोल्ट आ रही है अभी विदाउट एनी लोड। तो अगर हम लॉस के साथ इसको 90 वोल्ट भी ले लेते हैं, क्लास डी एम्पलीफायर का आउटपुट पावर होता है V²/2R। तो अगर हम 90 मानते हैं तो 90 × 90 हमारा हो गया 8100। 8 ओम के रेजिस्टेंस पर तो 2R यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 16 तो 506 वाट आ गया। तो अगर आप लॉस वगैरह सारा ले लेंगे तो 450-500 वाट आपको मिल जाएगा। और इसी एम्पलीफायर को अगर हम 4 ओम के लोड पर चलाते हैं तो 8100 डिवाइडेड अपॉन 2R मीन्स 8, तो 8 से डिवाइड किया तो 1000 वाट की आउटपुट एक चैनल पर हमें मिलेगी। लेकिन कहीं भी मैंने रिकमेंडेशन में देखा नहीं है कि 4 ओम पर इसे चलाना है या नहीं चलाना है। तो मेरे ख्याल से अगर आप 4 ओम पर इसे चलाते हैं तो फुल पावर पे मत चलाइए। ये इसका वॉल्यूम कंट्रोलर बोर्ड हो गया, ये मेन बोर्ड हो गया और यहाँ पर सभी को मैंने फिक्स कर लिया है। ये कनेक्टर्स आप देख रहे हैं इनपुट आउटपुट के, इस डैक से इसमें इनपुट दी जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं पावर सप्लाई प्रॉपर अर्थ के साथ मैंने लगा रखी है। तो ये बोर्ड हमारा पावर ऑन हो चुका है और ये बॉक्स आप देख रहे हैं मैंने प्रॉपरली पीछे यहाँ लगा रखा है। 600 वाट का स्पीकर एक है और इसी तरीके से ब्लू वाला वायर
यहाँ गया है, इस बोर्ड से सारी पावर आई है, 3 पिन का बोर्ड है। इस तरीके से ये सेटअप कुछ हमारा रेडी हो गया है। Every time you want me back, sailing there, sailing there. I remember first we Medicare, sailing there, sailing there. You like to move in silence, baby, so do I. फ्रेंड्स, आपने सुना कि इस ऑडियो एम्पलीफायर ने कितनी अच्छी ऑडियो प्रोड्यूस की और मुझे इसके वोकल्स, बेस और ट्रिबल बहुत ही अच्छे लगे। सारा कुछ ऑडियो बहुत ही बैलेंस्ड है। कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये प्रोफेशनल ऑडियो ग्रेड का एम्पलीफायर है तो इसकी ऑडियो हार्श होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही बेहतरीन और स्वीट ऑडियो है। आप ऑफ कोर्स इसे प्रोफेशनल यूज एज वेल एज होम यूज में भी ले सकते हैं। और ये बोर्ड इतना कॉम्पैक्ट और अच्छा है कि इसका यूज करते हुए आप बहुत ही आसानी से एक बढ़िया प्रोफेशनल डीजे टाइप का एम्पलीफायर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस एम्पलीफायर का रिव्यू आपको पसंद आया होगा और अगर आप इस बोर्ड को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से क्लिक करके खरीद सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय।